हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एमपी बोर्ड द्वारा संचालित हिंदी विशिष्ट नवनीत कक्षा 10 के गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है, मैं और मेरा देश निबंध है, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनका परिचय, उनकी भाषा शैली, साहित्य में स्थान और पाठ का महत्वपूर्ण तथ्य या सारांश। तो दोस्तों, यदि आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आज का चैप्टर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका जीवन परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। प्रारंभ में ही सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के कारण आपको कई बार जेल भी जाना पड़ा। आपने हिंदी के अनेक लेखकों को प्रेरित व प्रोत्साहित किया है और सन 1995 में यानी 1995 में आपका निधन हो गया था। तो इनका जन्म 1906 में और इनकी मृत्यु 1995 में। ठीक है ना। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रभाकर जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, जिंदगी मुस्कुराई, महके आंगन, चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से आपको परीक्षा में यदि आता है इनका तो 2 लिखने के लिए आएगा, जिसमें आप 2 लिख लीजिएगा। अब देखते हैं इनकी भाषा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो कवि होते हैं उनकी भावपक्ष एवं कलापक्ष लिखने के लिए आता है और जो लेखक होते हैं उनकी भाषा शैली लिखने के लिए आती है। तो ये एक लेखक है क्योंकि ये गद्य का है और ये एक निबंधकार हैं, संस्मरणकार हैं, तो इसलिए इनकी भाषा शैली लिखने के लिए आएगी। तो इनकी भाषा शैली तो देख लीजिए। आपकी भाषा सामान्य रूप से तत्सम शब्द प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें स्पष्टता, सरलता और सुबोधता है। पाठक सहज प्रवाह के साथ उसका आनंद लेता है। उसकी भाषा सदैव भावों की अनुगामिनी बनकर रहती है। मतलब इनकी जो भाषा है सरल है, सुबोध है, पाठक की रुचिकर है और इसमें सहज प्रवाह के साथ वह आनंद लेता है। जब पाठक इनकी निबंध, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र को पढ़ता है तो वो क्या करता है, प्रवाह के साथ, एक लय के साथ पढ़ने पर उसे आनंद प्राप्त होता है। और इनकी जो भाषा है वो सदैव अनुगामिनी बनकर रहती है, एक अनुकरण का काम करती है, पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। अब देख लेते हैं इनकी शैली क्या है। आपने विषय, भाव और प्रवाह को ध्यान में रखकर शैली का प्रयोग किया है। इस दृष्टि से आपकी शैली में अनेक रूपता है। मतलब अनेक रूप ये लेकर आई हुई इनकी शैली है। जो भी ये अपनी शैली में विषय या प्रवाह को लिखते हैं उसमें एक भाव होता है, एक प्रवाह होता है, एक धारा लेकर बहते। जिस प्रकार नदी अपनी धारा को लेकर आगे की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार ये एक विशेष शैली को लेकर के उसमें भाव और प्रवाहों को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। उसमें वर्णात्मकता, भावात्मकता, अलंकारिकता, चित्रात्मकता तथा नाटकीयता भी है। आप मौलिक शैलीकार हैं। ये मौलिक शैलीकार को, मौलिक यानी जो सर्वाधिक मान्य वाली शैली है उसको लेकर के ये हिंदी साहित्य में लेखन का कार्य करते हैं। तो इनकी शैली हो गई, इनकी भाषा होगी। अब देख लेते हैं इनकी साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। आपने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। पत्रकारिता और रिपोर्टाज के क्षेत्र में भी उनका अद्वितीय स्थान है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणी और अनेक दृष्टियों से एक समर्थ गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। तो ये क्या है, ये रिपोर्टाज भी, पत्रकारिता, इनके कई 2-3 पत्र भी हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इनके कौन कौन से पत्र हैं।
इनके जो पत्र हैं, इन्होंने पत्र लिखा था नया जीवन और विकास, ये 2 पत्र का इन्होंने संपादन कार्य किया था। ओके, मानव मूल्यों के सहज प्रहरी के रूप में भी आपको सदैव स्मरण किया जाएगा। तो ये रहा इनका साहित्य में स्थान। इन्होंने 2 पत्र लिखा है, नया जीवन और विकास, याद रखिएगा, नया जीवन और विकास। ओके, तो ये रहा इनका साहित्य में स्थान, आप देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं पाठ का सारांश। मैं और मेरा देश, ये निबंध है। मूलतः ये निबंध एक देश के प्रेम के बारे में है, देश में क्यों ऐसा होता है और देश में एकजुट रह कर के देश की भलाई के लिए, देश की स्वच्छता के लिए कार्य करने के लिए मिश्र जी अपने भावात्मक शैली में प्रभावित करते हुए लिखते हैं। ठीक है ना। इसमें इन्होंने कई उदाहरण दिए हैं जो भावात्मक शैली को उजागर करता है। उदाहरण को भी मैं बताऊंगा। जैसे एक ही उदाहरण है, शुरुआत में ही एक दिन आनंद की एक दीवार में दरार पड़ गई और मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है। तो इस पर ये भावनाओं का उजागर करती है। तो मैं ये भावनाओं को उजागर करने वाला एक कार्य करते हैं। इसी तरह रेखा चित्र शैली भी प्रयोग किए हैं, विकासात्मक शैली भी प्रयोग किए हैं, वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली का भी बहुत अच्छा इसमें उदाहरण मिलता है। तो देख लेते हैं ये पाठ का सारांश। इस निबंध में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने मानव जीवन के समग्र विकास, घर, नगर, समाज की भूमिका को रेखांकित किया है। फिर उन्होंने राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्य बोध को जगाने पर रचनात्मक ढंग से बल दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने घर, पड़ोस एवं नगर में ममता, सहयोग, ज्ञान और आनंद का उपहार पाकर भी मानवहीन बना रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिस प्रकार कलम और वाणी दोनों के तेजस्वी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय आदि ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कह रहे हैं कि मैं अपने मानव जीवन जो होता है वो अपने घर, नगर, समाज, इन सभी की भूमिकाओं से एक रेखांकित होता है। मतलब इनके चारों तरफ घर, नगर, समाज, इसी पर वो क्या होता है, अपना केंद्रित रहता है और इसी पर वो सिमट कर रह जाता है। फिर उसको उजागर करने के बाद उन्होंने राष्ट्र के प्रति कुछ सजगता, अपने कर्तव्य बोध को भी जगाने का कार्य किया है। उन्होंने ये बताया कि हम अपने घर, समाज, नगर में ही सीमित ना रह जाए, हमारा देश के प्रति भी, राष्ट्र के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है, उसको भी करने का कार्य होता है। चाहे वो छोटे छोटे रूप में ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटे छोटे रूप में ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा कार्य ना हो, फिर भी वह हम राष्ट्र के प्रति कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमारा देश ऊंचाइयों की ओर, देश का विश्व में नाम हो, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे देखते हैं। न्यौछावर कर दिया, वैसे ही वह सदैव राष्ट्रहित को तत्पर रहे। अपनी स्थिति के अनुरूप कोई भी स्तर समर्पण, त्याग का हो सकता है, किंतु उसमें राष्ट्र गौरव का भाव विद्यमान होना चाहिए। मतलब कोई भी स्तर, कोई भी समर्पण, कोई भी त्याग हम राष्ट्रहित के लिए करें, लेकिन वो राष्ट्र गौरव के लिए होना चाहिए, निजी स्वार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की हीनता को अपनी हीनता तथा राष्ट्र के गौरव को अपना गौरव मानने वाला एक पुरुष भी महान कार्य करने में सफल होगा। एक व्यक्ति ही राष्ट्र की हीनता तथा गौरव को गिरा और बढ़ा सकता है। यानी कह रहे एक ही व्यक्ति राष्ट्र के गौरव को उठा सकता है, उसको बहुत बढ़ा सकता है, और एक ही व्यक्ति क्या करता है, राष्ट्र के गौरव को घटा भी सकता है, गिरा भी सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा राष्ट्र क्या होगा, विश्व में उसका नाम होगा, विश्व में उसका प्रतीक होगा। लेकिन यदि हम बुरा काम करते हैं, कुछ गलत काम कर जाते हैं, तो विश्व में हमारा क्या हो जाएगी, एक डूबता हुआ हो जाएगा, अर्थात हमारा गौरव घट जाएगा। तो ये रहा उसका पाठ का सारांश। एक उदाहरण बहुत ही अच्छा इस राष्ट्रहित के रूप में इन्होंने दिया है, उसको हम देख लेते हैं। आगे देखते हैं। अभी देश के सच्चे नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के प्रत्येक कार्य को अपना मानकर निष्ठापूर्वक करें, उसी पूर्ण शक्तिबोध और सौंदर्यबोध के साथ श्रेष्ठ कार्य करने के प्रति सजग रहना चाहिए। देश की रक्षा, कृषि और व्यवसाय सभी कार्य देश हित के हैं। स्वच्छता, सद्भावना एवं देश प्रेम
सभी का ध्यान रखना आवश्यक है। अपने देश के गौरव की रक्षा हर स्तर पर करना मानव का पहला उत्तरदायित्व है। यानी अपने देश के गौरव की रक्षा करना ही हमारा प्रथम दायित्व होता है, प्रथम कर्तव्य होता है। इसके लिए मतदान के अधिकार का लाभ उठाते हुए श्रेष्ठ महापुरुषों को पदासीन करना चाहिए। यानी तात्पर्य यह हुआ कि राष्ट्र हित में हम सबसे पहला मेरा कर्तव्य जो होता है कि हम अपने मतदान का समुचित उपयोग करते हुए एक श्रेष्ठ महापुरुष जो उसके वास्तविक पद के लायक हो उसी को हम पदासीन करना चाहिए, अर्थात उस पद पर आसीन या बैठाना चाहिए। अब देख लेते हैं वह उदाहरण। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि एक बार स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। कहाँ गए थे? जापान। रेल यात्रा में उन्हें कहीं फल नहीं मिले। रेल यात्रा कर रहे थे तो उन्हें कहीं फल नहीं मिला। स्टेशन पर खोजने पर फल नहीं मिले तो उनके मुंह से निकल गया कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। उनके मुंह से क्या निकला? जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। यह बात पास खड़े एक जापानी युवक ने सुन ली। वह तुरंत गया और एक टोकरी में ताजे फल ले आया। स्वामी रामतीर्थ ने फलों का मोल देना चाहा तो वो युवक ने कहा कि आप इनका मोल देना चाहते हैं तो यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। देखिए, एक छोटा सा बालक का कर्तव्य कैसा हुआ, वो अपने देश का नाम डुबोना नहीं चाहता था। स्वामी रामतीर्थ की नज़र में यह नहीं दिखलाना चाहता था कि वह क्या है, जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, ताज़े फल नहीं मिलते। इसी बात को लेकर वो दूर गया, वहाँ से एक टोकरी ताज़े फल लाया और स्वामी रामतीर्थ को दिया और उसके बदले पैसे भी नहीं लिया और देश का नाम क्या किया, स्वामी रामतीर्थ के नज़र में गौरवित कर दिया, ऊंचा उठा दिया। यह उत्तर सुनते ही स्वामी रामतीर्थ उस युवक के देश प्रेम को सुनकर मुग्ध हो गए और अत्यंत प्रसन्न होकर के कहने लगे, सच्चा देशभक्त यही है और कोई नहीं। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला चैप्टर, मैं और मेरा देश। आपने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के संपूर्ण परिचय, भाषा शैली, रचनाएं, साहित्य में स्थान देख लिए हैं और पाठ का सारांश देख लिए हैं। ये जो उदाहरण है यहाँ से दो प्रश्न भी बनते हैं, तो इस उदाहरण को आप ध्यान रखिएगा। दोनों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं जिससे कुछ लोगों को नहीं पहुंच पाता, वहाँ तक उनको नहीं मिल पाता, जिससे वो ना लिख पढ़ते हैं ना ही पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। यदि चैनल में पहली बार हैं, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन प्रेस करने के लिए एक आल वाला होता है, आल वाले में करिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट्स करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।